नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तलब की लचक। तलब की लचक से मुराद ये है कि किसी चीज़ की कीमत में कितनी तब्दीली आई है, कितने परसेंट, और उसकी जो तलब है उसमें कितने परसेंट तब्दीली आई है। यानी कि क्या कीमत में ज़्यादा तब्दीली आई है या तलब में कितनी तब्दीली आई है। तो उस लिहाज से हम इसको देखते हैं एज अ तलब की लचक। तलब की लचक की पैमाइश के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने 4 बुनियादी तरीके बयान किए हैं। पहला तरीका है फ़ीसद तरीका, दूसरा तरीका है कुल अखराजात का तरीका, और तीसरा तरीका है नुक्ती लचक, और चौथा तरीका है कौसी लचक। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है फ़ीसद का तरीका। इस तरीके से हम कैसे तलब की लचक फाइंड करते हैं। इस तरीके में कीमत में होने वाली फ़ीसद तब्दीली और इसके नतीजे में तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली का मुआवजा किया जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि तलब में कितने फ़ीसद तब्दीली आई है और कीमत में कितने फ़ीसद तब्दीली आई है। इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल एक देखते हैं। ये टेबल में देखें जी, चीनी की कीमत है हमारे पास और चीनी की तलब है। तो हम देखना चाहते हैं कि तलब की लचक कितनी है यहाँ पे, यानी कि कीमत में कितनी तब्दीली आई है और तलब में कितने फ़ीसद तब्दीली आई है। तो ओवरऑल हमारी तलब की लचक किसके बराबर। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो चीनी की कीमत पहले 20 थी और कम होके 10 होगी। जब तलब पहले 20 कीमत पे तलब थी 10 और जब कीमत कम हुई तो तलब बढ़ के होगी 20। तो इसको हम कहते हैं कि 100% चेंज आया है। जितना चेंज चीनी की कीमत में आया है उतना ही चेंज हम कह रहे हैं कि उसकी तलब में भी आया है। यानी कि 20 से 10 हुई है चीनी की कीमत कम होके, तो तलब जो है 10 से 20 हो गई है। तो दोनों में 100 चेंज आया है। तो इसको बाय फार्मूला भी हम चेक कर लेते हैं। तो जितनी चीनी की कीमत में तब्दीली आई है जितने परसेंट, उतनी ही तब्दीली तलब में भी उतने परसेंट ही आई है। यानी कि अगर 20 से 10 हुई है चीनी तो 100%, उधर से 10 से 20 तलब हुई है तो उधर भी 100%। तो अगर जितने परसेंट तब्दीली चीनी की कीमत में आए उतनी ही अगर तलब में भी आए तो उसको हम कहते हैं इकाई के बराबर तलब की लचक, यानी कि इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और अगर इनका आंसर जो है इक्वल 1 आए तो उसको हम कहते हैं इकाई के बराबर तलब की लचक। इसको देखते हैं, ये फार्मूले में अब हमने इसको पुट किया है। यानी कि हम देखते हैं कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली कितनी है। तो 20 माइनस 10 और ओवर 20, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% कमी है। यानी कि कीमत में तब्दीली कितनी हुई, 100%। इसी तरह तलब में भी तब्दीली 100% है। तो ग्राफ में अब हम देख सकते हैं, ग्राफ में जितनी कीमत में तब्दीली आई है, कमी हुई है 100%, उतनी ही मिकदार में इजाफा हुआ है। तो इस तरह के तलब को, इस तरह की लचक को हम क्या कहते हैं कि इकाई के बराबर या 1 के इक्वल तलब की लचक है। इसी तरह इकाई से ज़्यादा लचक तब होती है जब कीमत में थोड़ी तब्दीली हो लेकिन तलब में ज़्यादा तब्दीली आए। जैसा कि हम टेबल से देख सकते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो पहले 20 थी तो कम होके 10 हुई, लेकिन अगर तलब देखें तो तलब पहले 10 थी फिर 30 होगी। यानी कि 10 और 30 का जो है वो तब्दीली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चीनी की 20 और 10। कीमत में फ़ीसद तब्दीली देखें तो 100% है, लेकिन मिकदार में फ़ीसद तब्दीली देखें तो ये 200 यानी कि 200% है। तो ये इसका आंसर फिर हमारा हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा है। इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि कीमत में अगर देखें तो थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है 20 से 10 प्राइस में चेंजेस। ये रेड वाला एरिया ये कीमत में तब्दीली है जो कि थोड़ी है, लेकिन जो तलब में तब्दीली है वो 10 से 30 ये ज़्यादा है। तो जब भी तलब में तब्दीली ज़्यादा हो, कीमत में तब्दीली कम हो, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी जो तलब की लचक है वो 1 से ज़्यादा है या इकाई से ज़्यादा। और थर्ड वन है कि तलब की लचक 1 से कम कब होती है। तो वो तब होती है कि जब कीमत में ज़्यादा तब्दीली आए लेकिन तलब में उतनी ज़्यादा तब्दीली ना आए। तो यहाँ पे देखें कि कीमत 20 से 10 हुई है, 100% चेंज आया है, लेकिन जो तलब है वो 10 से 15 हुई है, वो 10 से 20 नहीं हुई। तो 10 से 15 होने की वजह से तलब में जो तब्दीली है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कीमत में तब्दीली। तो कीमत में 100% तब्दीली आई है और तलब में तब्दीली जो है वो 50% आई है। तो इसलिए जब इसका हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वे 1 से कम आएगी। तो इसको हम कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम। जैसा कि इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं
कि कीमत में जो रेड एरो से हम शो किए हमने कि वहाँ पे 100% कमी हुई है, कीमत 20 से 10 हुई है, लेकिन जो तलब है वो 10 से 15 हुई है। तो कीमत वाला एरिया ज़्यादा है लेकिन तलब वाला एरिया जो है वो कम है। इसको हम कहते हैं इकाई की लचक जो है वो इकाई से, तलब की लचक जो है वो इकाई से कम है। इसको गैर लचकदार तलब भी कहते हैं। जब भी तलब जो है वो एक से कम हो तो उसको हम कहते हैं गैर लचकदार तलब, और जब भी एक से ज़्यादा हो हमारी वैल्यू या हमारा आंसर तो उसको हम कहते हैं लचकदार तलब। तलब की लचक मालूम करने का एक और तरीका भी है जिसको हम कुल अखराजात का तरीका कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी शय की कीमत कम या ज़्यादा होने से उसके जो अखराजात हैं उसी चीज़ के वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं या उतने ही हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि तलब की लचक कितनी है। तो यहाँ पे भी 3 तरह की तलब की लचक हो सकती है, इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से कम। इकाई से ज़्यादा तब होगी कि अगर किसी शय की कीमत कम होने से इस पर होने वाले कुल अखराजात बढ़ जाएं, या कीमत बढ़ने से कुल अखराजात कम हो जाएं, तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर कीमत कम होने से अखराजात बढ़ जाएं और कीमत ज़्यादा होने से अखराजात कम हो जाएं, उलट रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन हो कीमत का और कुल अखराजात का, तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। और अगर पॉजिटिव रिलेशन हो कि कीमत भी कम हो रही है, कुल अखराजात भी कम हो रहे हैं, और उधर से कीमत बढ़ रही है तो कुल अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तो तब हमारी तलब की लचक जो है वो इकाई से कम होगी। तो ये याद रखें कि अगर नेगेटिव रिलेशन हो कीमत का और कुल अखराजात का तो तलब की लचक 1 से ज़्यादा होगी। अगर पॉजिटिव रिलेशन हो कीमत का और कुल अखराजात का तो हमारी तलब की लचक जो है वो 1 से कम होगी। और तलब की लचक 1 के बराबर तब होगी कि अगर कीमत में तो तब्दीली आए लेकिन कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए। इन्हीं कंसेप्ट को इसी टेबल में भी अब हम देख सकते हैं कि जब कीमत कम हो रही है 987 तो तब कुल मिकदार जो है या तलब जो है वो हमारी बढ़ रही है 234। कीमत कम हो रही है, मिकदार बढ़ रही है, और कुल अखराजात जो देखें 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 8 और 3 को किया तो 24 आ गया। तो इसी तरह अब हमने ये पूरा टेबल बनाया है कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है उधर से तलब बढ़ रही है और अखराजात पैसे निकालें। तो जहाँ तक तो हमारे अखराजात देखें कीमत कम हो रही है 987, उधर अखराजात देखें बढ़ रहे हैं, 18 से 24 हो गए, 24 से 28 हो गए। तो हमने अभी देखा है कि अगर उलट रिलेशन हो कि कीमत कम होने से अखराजात बढ़े, 987 कीमत कम हुई, उधर से कुल अखराजात बढ़ गए, 18, 24, 28 हो गए, तो तब हमारी जो तलब की लचक है यहाँ पे हमेशा 1 से ज़्यादा होगी अगर उलट रिलेशन है। और जब तलब की लचक एक के इक्वल कब होती है कि जब हम कहते हैं कीमत तो कम हो लेकिन अखराजात में कोई फ़र्क ना आए। ये देखें जो ब्लू हमने किया हुआ है इसको, 6 जब कीमत थी उसके बाद 5 हुई, कीमत कम हुई लेकिन अखराजात आप नोट करें कि पहले भी 30 थे बाद में भी 30। तो अगर अखराजात, कुल अखराजात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उतने के उतने ही हैं, तो हमारी तलब की लचक जो है वो 1 के बराबर है। और लास्ट में अगर देखें कि जब कीमत कम हो रही है 4, 3, 2, 1, वहाँ पे हमारे अखराजात भी कम हो रहे हैं 28, 24, 18 और 10। तो जब कीमत कम होने से अखराजात भी कम होना शुरू हो जाएं तो तब हमारी तलब की लचक जो है वो 1 से कम होती है। इसको इस ग्राफ में भी देख सकते हैं हम कि ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे हम कहते हैं कि तलब की लचक जो है वो 1 से ज़्यादा कब होती है जब कुल खर्च बढ़ता है, और तलब की लचक 1 के बराबर तब होती है जब कुल खर्च जो है या हमारे जो अखराजात हैं वो उतने के उतने रहते हैं, और 1 से कम तब होती है जब हमारे कुल अखराजात जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नुक्ती लचक हमारे पास है जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में बहुत ही मामूली यानी कि कीमत में भी थोड़ी सी कमी वाक़या हो और तलब में भी बहुत ही मामूली सा फ़र्क आए, तो उसको हम नुक्ती लचक कहते हैं। नुक्ती इसलिए कि जो ग्राफ पे जब हम उनको ड्रा करते हैं तो बिल्कुल क्लोज होती हैं एक दूसरे के वो पॉइंट्स, तो इसलिए हम इसको नुक्ती लचक कहते हैं। और ये बहुत मामूली तब्दीली होती है कीमत में और तलब में। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नुक्ती लचक को? फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ की प्राइस है 8.4 और बाद में वो चेंज होके 8.2 हो गई है, यानी कि 8.4 किसी चीज़ की कीमत थी पहले
और वो कम होकर 8.2 होगी। इसी तरह जो हमारे पास तलब थी वो पहले 4 थी और बाद में चेंज होके वो हमारे पास 4.1 होगी, यानी कि 4.1 होगी। तो देखें कीमत में तब्दीली भी बिल्कुल मामूली है, 8.4 से 8.2, बिल्कुल माइनर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। इसी तरह मिकदार में जो तब्दीली है वो भी 4 से 4.1 हुई है, तो ये भी बहुत मामूली सी तब्दीली है। इसलिए इसकी जो हम तलब की लचक निकालेंगे तो उसको हम नुक्ती लचक के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या करना होता है, एक फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखें कि हम ये निकालते हैं चेंज Q ओवर चेंज P मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q। तो हम देखेंगे कि Q क्या है तलब और P क्या है कीमत। तो चेंज Q हमने देखना है कि तलब में कितनी तब्दीली आई है। तो आपने देखा था कि पहले 4 थी, फिर 4.1 होगी, तो मिकदार में तब्दीली हमारे पास कितनी आ गई, 4.1 माइनस 4 किया तो 0.1 आ गई। तो 0.1 हम चेंज Q की जगह पे लिख देंगे। इसी तरह कीमत में हमने देखा कि पहले 8.4 थी तो बाद में हो गई थी 8.2, तो 0.2 का डिफरेंस आया, तो 0.2 से हम इसको डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q हमने वो लेना होता है जो चेंज होने से पहले हमारी कीमत होती है, यानी कि शुरू में हमारी कीमत क्या थी किसी चीज़ की 8.4 और शुरू की हमारी तलब कितनी थी 4 बिफोर चेंजेस। तो वो हमने यहाँ पे पहले ऊपर P पे हमने 8.4 पुट कर दिया और Q पे 4 पुट कर दिया। तो इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1.05। तो इसका मतलब है हमारी जो तलब नुक्ती लचक है वो 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा होने का मुराद ये होता है कि ये लचकदार तलब है। नुक्ती लचक का अगर हम ग्राफ देखें तो क्योंकि ये बहुत ही माइनर होती है, छोटी होती है तलब की लचक, तो इसको हम पॉइंट से ज़ाहिर करते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मामूली सा गैप है, तो बहुत छोटी सी तब्दीली आई है। ए से बी की तरफ जब हम मूव करते हैं तो कीमत थोड़ी सी कम हुई है और इसी लिहाज से तलब थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए हम नुक्ती लचक कहते हैं। नुक्ती लचक के अगेंस्ट कोसी लचक है, ये बड़ी तब्दीली होती है, यानी कि कीमत में भी ज़्यादा बड़ी तब्दीली आती है और तलब में भी ज़्यादा तब्दीली आती है, इसीलिए इसको हम कोसी यानी कि थोड़ी बड़ी तब्दीली के नाम से जानते हैं। इसकी तारीफ देखते हैं कि जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में नुमाया यानी कि बड़ी तब्दीलियाँ वाज़ेह होती हैं तो उसको हम कोसी लचक कहते हैं। कोसी लचक को निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि Q0 माइनस Q1। Q0 से मुराद है कि पहले तलब कितनी थी और Q1 से मुराद है कि बाद में तब्दील होकर जब कीमत कम हुई तो फिर तलब कितनी थी। तो Q0 माइनस Q1 हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे Q0 प्लस Q1 से और मल्टीप्लाई करेंगे P0 जो है हमारी कीमत पहले है चेंज होने से पहले, प्लस P1 जो है कि बाद में कितनी हुई चेंज होने के बाद कितनी हमारी प्राइस थी। तो P0 प्लस P1 P0 माइनस P1 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, डाटा बॉक्स, इसमें हमने लिया है कि पहले कीमत थी किसी चीज़ की 10 रुपये और फिर बाद में कम होके 5 होगी। जब कीमत 10 थी तो हमारी तलब जो थी वो 5 थी, और जब कीमत 5 हुई तो हमारी तलब बढ़ के 20 होगी। इन सारी वैल्यूज़ को अब हम इस फार्मूले में अगर पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1.8, जिसका मतलब है कि हमारी लचकदार है तलब 21 से ज़्यादा है। कोसी लचक का ग्राफ देखें तो ये नुक्ती लचक की बजाय अब ये ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी तब्दीली आती है। कीमत भी 10 से 5 पर पहुंची है जो कि बड़ी तब्दीली है, और तलब भी जो है 5 से 20 पे पहुंची है जो एक ज़्यादा नुमाया तब्दीली है, इसलिए इसको हम कोसी तलब की लचक कहते हैं। इसी तरह हमारी आमदनी की तलब की लचक होती है। इससे मुराद ये है कि हम ये चेक करते हैं कि जब लोगों की आमदनी तब्दील होती है, उनकी इनकम जब बढ़ती या कम होती है, तो तब तलब जो है वो कितनी चेंज होती है, उसको हम आमदनी की लचक कहते हैं। इसको इस मिसाल एग्जांपल से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब किसी कंज्यूमर की आमदनी थी 1000 रुपया तो वो चीज़ें खरीद रहा था 50, लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ी 1000 से 2000 हुई तो अब उसने उन चीज़ों की तलब बढ़ा के 100 कर दी। तो इसको फार्मूले से निकालने का क्या तरीका है, वही सेम है जैसे हमने पहले निकाला है। चेंज Q, यहाँ पे अब चेंज प्राइस की बजाय चेंज Y यानी कि इनकम आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम ओवर Q। तो देखते हैं चेंज Q हमारा है 50, क्योंकि 50 थी पहले मिकदार, तलब
तो बाद में होगी 100, तो डिफरेंस आ गया 50 का। डिवाइडेड बाय हमने करना है चेंज वाई, वाई कितना चेंज हुआ यानी कि इनकम हुई है 1000 से 2000, तो 1000 का डिफरेंस आया तो डिवाइडेड बाय 1000। मल्टीप्लाई हमने करना है इनकम पहले जो शुरू में थी 1000, तो यहाँ पे 1000 आ गया, और क्वांटिटी यानी कि तलब जो पहले थी शुरू में बगैर किसी तब्दीली के, तो वो 50 थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इस सारे को सॉल्व किया तो ये 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी आमदनी की लचक जो है वो 1 के बराबर है। आमदनी की लचक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब आमदनी की लचक पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं, वो नॉर्मल गुड्स हैं, यानी कि वो चीज़ें अब आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आमदनी की लचक 1 से कम आए या नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि आप पहले आपकी आमदनी जब बढ़ी है तो अब आपने उन चीज़ों को खरीदना कम कर दिया, यानी कि वो चीज़ें अब आपके लिए नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, वो ऐसे समझ लें कि वो आपके लिए अब घटिया अशिया हैं, जिसकी वजह से आप उनको अब ज़्यादा नहीं खरीद रहे। मुतकाते लचक से मुराद ये है कि हमारे पास अगर 2 अशिया हों और वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हों, यानी कि एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स हों, जैसे पेप्सी और कोक हैं, तो हम क्या करते हैं फिर कि पेप्सी की जो तलब है ना वो हम चेक करते हैं, उसकी अपनी प्राइस से नहीं देखते कि क्या वो बढ़ रही है या कम हो रही है। हम पेप्सी की तलब को कोक की प्राइस से कंपेयर करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि क्या कोक की कीमत बढ़ने से या कोक की कीमत कम होने से पेप्सी की जो तलब है वो कम या ज़्यादा हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम मुतकाते लचक का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी जो हैं ये भी एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। तो हम ये देखेंगे कि कॉफ़ी की जो तलब है वो कम या ज़्यादा होती है चाय की कीमत से, यानी कि कॉफ़ी की कीमत नहीं ले रहे, यहाँ पे हम चाय की कीमत ले रहे हैं। तो फार्मूला वही है, बस हमने क्या करना है यहाँ पे कि बजाय कॉफ़ी की प्राइस लेने के हम चाय की प्राइस लेंगे। तो फार्मूले में आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी तो एक ही हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन प्राइस एक ही नहीं ले रहे, प्राइस बी की ले रहे हैं। तो बी जो है वो चाय है, यानी कि चाय की प्राइस है यहाँ पे। तो फार्मूले में हम क्या करेंगे, पहले चेंज इन क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी तब्दील हुई है तलब। तो तलब पहले 20 थी, बाद में 25 होगी, तो 5 का चेंज आ गया, 5 लिख दिया। नीचे प्राइस कितनी चेंज हुई चाय की, 200 थी, बाद में 300 होगी, तो कितने का चेंज आया, 100 का। तो 5/100 यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई हमने करना है प्राइस ऑफ बी, यानी कि प्राइस कितनी है चेंज होने से पहले, तो वो 200 है, डिवाइडेड बाय तलब कितनी है वो है 20। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 0.5 आया, जो कि है पॉजिटिव लेकिन 1 से कम है, तो इसको हम कहते हैं लेस देन इलास्टिक। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि अगर मुतकाते लचक का आंसर पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं कि दोनों जो गुड्स हैं आपस में, दोनों अशिया हैं वो आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। और अगर मुतकाते लचक का आंसर नेगेटिव आए तो हम ये कहते हैं कि जो दोनों अशिया हैं ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हैं।